नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया, जहां पर इस समय जंग के हालात उत्पन्न हो चुके हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पर मौजूद है इजराइल, वहां पर मौजूद है गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, वहां पर मौजूद है लेबनान, और इन तमाम इलाकों के अंदर इजराइल को अगर हम छोड़ दें तो यहां पर ऑपरेट करती हैं ईरान के द्वारा समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप, जो कि आतंकवादी संगठन है। चाहे लेबनान हो जहां पर हिजबुल्लाह है, चाहे फिर इसके अलावा गाजा पट्टी हो जहां पर हमास है, इसके अलावा यमन भी एक देश है जहां से हूती विद्रोही जो हैं, जो आतंकवादी हैं, वो भी एक तरीके से ऑपरेट करते हैं। इन तीनों ग्रुपों में, इन तीनों ट्रिपल एचएस में, यानी कि हूती, हमास और हिजबुल्लाह, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? वो है ईरान। ईरान वो देश जो इन तमाम आतंकवादी संगठनों को पोषित करता है, इन्हें प्रायोजित करता है, इन्हें ट्रेनिंग देता है। बाकायदा ईरान के अंदर इनके बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं, जो लीडरशिप है इनकी, वो वहां पर जाती है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, या राष्ट्रपति हैं, या आईआरजीसी है, या ईरानी आर्मी है, जो भी ईरान का पूरा सिस्टम है, उससे वहां पर वो एक तरीके से पूरी गाइडलाइंस लेते हैं, दिशा निर्देश लेते हैं कि कैसे हम इजराइल को खत्म करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो है ईरान, और इनका एक ही उद्देश्य है, वो है कि किसी भी तरीके से इजराइल को खत्म किया जा सके, दुनिया के मानचित्र से इजराइल का नामो निशान मिटा दिया जाए। अब इस उद्देश्य के साथ जब ये जो ट्रिपल एच है, यानी हूती, हिजबुल्ला और हमास, ये इजराइल पर समय समय पर अटैक्स करते हैं। कभी उनके निर्दोष नागरिकों की हत्या कर देते हैं, कभी मिसाइल से अटैक करते हैं, कभी एक तरीके से घुसपैठ करने की भी कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारे नाना प्रकार के हथकंडे तरीके ये अपनाते हैं ताकि यहूदियों को, इजराइल के लोगों को एक तरीके से ये लोग नुकसान पहुंचा सकें। इजराइल और ईरान की दुश्मनी इस हद तक है कि जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के जो आतंकवादी थे, उन्होंने सैकड़ों निर्दोष इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी थी, उसके बाद आप ये देखिए कि फिर इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और वो आज भी चल रहा है, 1 वर्ष होने को आ रहा है। और इजराइल ने हमास में एक तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन भी किए, एयर स्ट्राइक्स भी की, वहां पर तमाम आतंकवादियों को मार गिराया। जो भी लोग थे, जो भी हमास के साथ जुड़े हुए थे, जो भी ये विचारधारा रखते थे कि इजराइल को हमें खत्म करना है, इजराइल के साथ हमें नहीं रहना है, तो एक तरीके से इजराइल अपने लेवल पर अपनी कार्रवाई कर रहा है, और इजराइल के साथ है अमेरिका। एक दौर था जो कि मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में पीछे लेकर जाना चाहूंगा। देखिए, ये जो लड़ाई है, जो इजराइल और ईरान की है, इसको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में आप देखिए। इसकी एक बड़ी पिक्चर है, और वो पिक्चर, ये तस्वीर ये है कि दरअसल ये जमीन की लड़ाई तो है ही, लेकिन ये जमीन से ज्यादा ये धर्म की लड़ाई है। यहां पर जो इलाके हैं, मसलन यरूशलेम की अगर हम बात करें, तो वो 3 धर्मों का केंद्र है, पवित्र स्थान माना जाता है, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, यानी क्रिश्चियनिटी। अब ये जो धर्म युद्ध है, ये इसी को लेकर है, ये धर्म को लेकर ही है। एक समय था जब ईसाइयों और यहूदियों के बीच में टसल था, लेकिन उसके बाद फिर मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक लंबी तलवार खिंच गई। यहूदियों का इतिहास भी ऐसा रहा है कि उनके ऊपर हजारों वर्षों से एक तरीके से उन पर अत्याचार होता रहा, और फिर उन्हें अपनी भूमि से ही बाहर जाना पड़ा, भागना पड़ा। अब आप यहां पर यह समझिए कि एक तरीके से इसका आज आधुनिक तौर पर किस तरीके से, आधुनिक युग में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ईरान का एक मकसद है, ईरान का यह मकसद है कि यहूदी इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए, और यहूदियों का जो देश है वो है एकमात्र इजराइल। इजराइल का क्षेत्रफल हो, इजराइल की आबादी हो, बहुत ही कम है। होता यह है कि अब चूंकि ईरान डायरेक्टली, क्योंकि ईरान पर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, ईरान डायरेक्टली इजराइल पर युद्ध एक तरीके से नहीं करता। उसके साथ इजराइल की ताकत, इजराइल की क्षमता, चाहे एयर कैपेबिलिटी हो, चाहे ग्राउंड फोर्स की कैपेबिलिटी हो, उनकी सेना हो, उनकी वायु सेना हो, तमाम चीजें जो भी, और टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी बात, इजराइल के पास सबसे बड़ा हथियार तो टेक्नोलॉजी का है, इल्म का है, शिक्षा का है। और वो ये जानते हैं कि उच्च शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से ही हमारी रक्षा हो सकती है। इजराइल को यह बात पता है, इजराइल इसे अप्लाई भी करता है और अपने दुश्मनों को मारता है। कौन भूल सकता है वो 6 डे वॉर?
कौन भूल सकता है जब उसके पड़ोसियों ने उस पर हमला किया और फिर जब इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो उनके इलाकों तक को छीन लिया गया। खैर, अब जो मंगलवार को होता है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि चिंताजनक था, क्योंकि मंगलवार को ईरान सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदा, इस संघर्ष के बीच कूदा। जब तक इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हमास, हिजबुल्ला और हूती के बीच था, उसमें सीधे तौर पर ईरान कूद गया। ईरान ने मंगलवार की रात को, वो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूं, इजराइल पर एक तरीके से हमला किया। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने दागी हैं। और आप ये देखिए कि अगर इजराइल के पास अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नहीं होता, उसका खुद का निर्मित आयरन डोम नहीं होता, तो तबाही कितनी ज्यादा हो जाती। आयरन डोम वो शील्ड है, वो एक रक्षात्मक कवच है जो कि इजराइल को बचाता है उसके दुश्मनों से। 180 से ज्यादा जो मिसाइलें हैं वो उस पर फायर की गई। आप कल्पना कीजिए कि 2000 किलोमीटर की दूरी है ईरान और इजराइल के बीच, तो ईरान अपनी सेना नहीं भेज सकता, ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो सकता उसका, इजराइल का। तो एयर कैपेबिलिटी दिखाते हुए उसने अपनी मिसाइल छोड़ी है, क्योंकि ईरान पर भी एक तरीके से, ईरान के ईगो पर यह बात आ गई कि भाई आपने, यानी कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर, मोसाद जो कि उनकी खुफिया एजेंसी है, सबने, पूरे इकोसिस्टम ने कैसे हमास के नेता हानिया को मारा, इस्माइल हानिया, या फिर कैसे जो हिजबुल्ला का प्रमुख है नसरल्ला, उसे मार दिया। यही दोनों नहीं मरे, जो इनकी पूरी की पूरी नीचे की लीडरशिप है उसे भी इजराइल ने खत्म किया है। तो ईरान चूंकि इनका पिता है, इनकी माता है, इनकी जननी है इन तमाम संगठनों की, तो ईरान को ये ईगो पे लेना ही था, क्योंकि ये तीनों संगठन ये जानते हैं कि अगर हमें कुछ भी होता है, हम पर अगर आंच आती है, तो हमारे पीछे ईरान खड़ा है। अब ईरान को यह पता है कि उसकी कैपेबिलिटी इजराइल के बराबर नहीं है, लेकिन बात जब अहंकार की आ जाती है, जब ईगो की आ जाती है, जब सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाती है, तो ईरान के जो कट्टरपंथी मौलाना वहां पर लीडरशिप है अयातुल्लाह की, ये तमाम लोग एक फैसला लेते हैं कि अब हमें अटैक करना है, और ये अटैक हो जाता है। इसके बाद 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हवा में फायर की जाती हैं और फिर आयरन डोम उसे निस्तेनाबूद करता है अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर। हालांकि ये आधुनिक युग है, नैरेटिव की एक तरीके से लड़ाई है, तो आप सभी ये जानते हैं कि अब तमाम चीजों के पक्ष आ रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे निष्क्रिय संगठन है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र, उसने हमेशा की तरह कड़े शब्दों में निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस से निंदा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ना ही वो रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवा सकता है, और ना ही वो हमास और ईरान के संघर्ष को रोक सकता है। आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेतन्याहू, आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, उनका यह कहना है कि साफ तौर पर अब जो ये ईरान ने किया है, यह बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी, अपराध उन्होंने कर दिया है, और जवाब देने का अब जो समय होगा, जो वक्त होगा, जो तरीका होगा, वो हम डिसाइड करेंगे। यानी अब एक तरीके से आक्रामक रवैया जो कि इजराइल का पहले से ही था, वो अब अत्यंत आक्रामक रवैये में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका जो कि इजराइल का समर्थक है, इजराइल के साथ खड़ा रहता है, अमेरिका की फौजें, अमेरिका के कई सैनिक, हजारों सैनिक उस पूरे इलाके में तैनात हैं। संघर्ष ताकि अगर हो तो हम साथ दें इजराइल का, और ईरान और तमाम आतंकवादी संगठनों को रोक सके, हमास, हिजबुल्लाह जैसे। अब यहां पर होता यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, वहां के विदेश मंत्रालय के लोग, वहां के पेंटागन, वहां के रक्षा विशेषज्ञ, बड़े बड़े जो सेना के लोग हैं, जो भी अधिकारी जिम्मेदार है, वो सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं, और जो उनका सिचुएशन वॉर रूम होता है, वहां पर बैठकर उसी स्थिति को पूरी तरीके से मॉनिटर करते हैं। जो बाइडेन ये कहते हैं कि अब हमने अमेरिकी सेना को यह आदेश दे दिया है कि आप सीधे तौर पर अब इस जंग में जाएं और इजराइल की मदद करें, मिसाइलों को गिराएं, और मिसाइलों को गिराने की पुष्टि भी उन्होंने की है। इजराइल का आपने पक्ष सुना, आपने सुना अमेरिका का पक्ष, आपने सुना संयुक्त राष्ट्र का पक्ष। अब ईरान का क्या कहना है? ईरान ने चूंकि अटैक किया, तो ईरान उस अटैक को बहुत बड़ा दिखाएगा। ईरान ने कहा है कि हमने एयरबेस 3 जो थे वहां पर वो तबाह कर दिए, 20 फाइटर जेट्स हमने तबाह कर दिए, जो मिसाइलें थी वो सब सफल हो गई, कई लोग मारे गए। ईरान का यह कहना है कि हमने नसरल्ला, हमने इस्माइल हानिया, इन तमाम लोगों की मौत का एक तरीके से बदला लिया है। और आईआरजीसी जो कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो कि ईरान की सुप्रीम फोर्स है, उसकी तरफ से भी कहा गया है कि यह हमले की पहली खेप है, आगे और भी हमला होगा। आगे विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि हो सकता है ड्रोन अटैक हो जाए, लेकिन अब इजराइल जो करेगा वो वाकई में एंटिसिपेट कर पाना ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा, दुनिया के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि समर्थन उसके पास अमेरिका का भी, और इजराइल खुद भी इतना सक्षम है तकनीक के माध्यम से, बहादुरी के माध्यम से
कि वो जज्बे के माध्यम से कि वो ईरान को नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन अब ईरान ने हो सकता है कि शायद उसने अपना पैर खुद ही वो कुल्हाड़ी के पास लेकर गया और उसने अब ये चला दिया। बीते दिनों आपको पता होगा कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने सीधे तौर पर ईरान की जनता को संबोधित किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अब जो पुराने कट्टरपंथी सोच जो आपके ऊपर है, जो रिजीम है, उसे खत्म करने का समय भी आ रहा है। आपकी स्वतंत्रता की बात मैं कर रहा हूं। यानी कि नेतन्याहू ने, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ईरान के लोगों को संबोधित किया था। और ईरान में भी आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने लीडरशिप से, जो वहां पर सुप्रीम लीडर है, जो वहां पर इस्लामिक राज है, उसके कट्टरपन से परेशान है। इन तमाम चीजों के बीच भारत की प्रतिक्रिया भी देखने लायक होगी। विदेश मंत्री जो हमारे हैं एस जयशंकर, उनकी अमेरिका में एक इंपॉर्टेंट वार्ता भी हुई जिसमें इजराइल और इस हमास के संघर्ष को लेकर चर्चा भी हुई। भारत की तरफ से भी अभी प्रतिक्रिया का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं। खैर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इजराइल में इस मिसाइल अटैक के बाद एक फिलिस्तीनी नागरिक और 2 कमोबेश घायल हुए हैं। आयरन डोम ने काफी हद तक चीजों को बचाया है, लेकिन कुछ मिसाइलें गिरी हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि सरकारी तौर पर ऑफिशियली इजराइल अभी किसी भी जान माल के नुकसान की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने तबाही मचा दी है वहां पर। ये अपने अपने नैरेटिव्स हैं। हालांकि हमने वो विजुअल्स आपको दिखाए, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर। उससे साफ तौर पर है कि अगर आयरन डोम नहीं होती तो इजराइल पर बहुत बड़ी दुविधा और दिक्कत आ सकती थी। बहरहाल, अब हम सबको इंतजार है कि इजराइल क्या करेगा। इस बीच एक खबर यह भी आई कि चूंकि मिडिल ईस्ट का वो इलाका है, वेस्ट एशिया का वो इलाका है, तो वहां पर तेल का भंडार ईरान के पास है, आप सभी जानते हैं, और क्रूड ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। तो इस पूरे युद्ध का असर दुनिया भर पर पड़ रहा है और जितना हो सके ये खत्म हो, हम तो इसकी यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब तैयार रहना होगा ईरान को। हम सब भी इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल आखिर क्या करेगा, क्योंकि इजराइल जब रिएक्ट करता है तो फिर उसके बाद वो काफी ज्यादा सख्त होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।